हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इग्नू वाले चैनल पर। चलिए आज पढ़ेंगे BRL 112 बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग। 112 की हमारी क्लास नहीं हुई थी BRL की, और आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे एंड आई एम सो सॉरी। आज आपका पेपर है और आज ही क्लास आपको मिल रही है। इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि एक तो कन्फ्यूज़न हो गई थी 012 में और 112 में, जो कि आपने मुझे कमेंट करके बताई थी, तो मैंने चेक किया। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। सेकेंड चीज़ ये है कि नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से आज आपकी क्लास लाइव नहीं हो सकती है, लेकिन मैं रिकॉर्डेड करवा रही हूँ। ठीक है, आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना, प्रिपेयर करना। मैंने कुछ वही क्वेश्चंस डाले हैं, इंग्लिश मीडियम की क्लास है, वही टॉपिक्स डाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचूंगी, कोशिश करूँगी जो मैंने टॉपिक्स डाले हैं 5 के 5 वो आपकी बहुत जल्दी से कंप्लीट करा सकूं और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी करते हुए। एंड आई एम रियली सॉरी गाइज, वंस अगेन आई एम सॉरी कि नेटवर्क इशू है, अदरवाइज सारी चीज़ें रेडी थी। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है। हमारी बुक का नाम क्या है? अभी हमने बुक का नाम बताया क्या? मैंने बुक का नाम क्या है? बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग वैसे BRL में हम बहुत पढ़ चुके हैं, और बाइंग का मतलब हमें पता है क्या होता है। बाइंग मतलब हम लोग करते हैं, कस्टमर है हम लोग, कंजप्शन जब करते हैं, परचेज जब करते हैं। ठीक है, तो मर्चेंडाइजिंग चेंज, कितना मर्चेंडाइजिंग चेंज आया है, कैसे चेंज आया है वो जानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप क्या समझते हैं एक मर्चेंडाइज प्लान से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ऊपर नीचे हो गए हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है 1, जो है हमारा मर्चेंडाइजिंग प्लान, जिसपे हम मर्चेंडाइजिंग को समझेंगे, मर्चेंडाइज प्लान को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आपका क्वेश्चन आएगा क्या, मर्चेंडाइजिंग चेंज देखा है हमने हिस्ट्री से लेकर के आप तक, वो देखेंगे। और उसके बाद ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 है। और ये वाला क्वेश्चन जो है जिसमें हम क्या बता रहे हैं, ओपन टू बाय सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, 3 क्वेश्चन है। तो सिग्निफिकेंस बताने हैं हमें अपने मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग प्रोसेस के। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाइंग, बाइंग बिहेवियर। अब देखो बाइंग बिहेवियर आ गया। मैंने कितने क्वेश्चन डाले, 6 क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो आपके देखो मर्चेंडाइजिंग वाले ही हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारा क्या, बाइंग बिहेवियर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, आप कंट्रीब्यूशन से क्या समझते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि आप मार्क डाउन से क्या समझते हैं, साथ ही साथ उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है मार्केट में, रिटेलिंग में। ये आपके क्या रहेंगे, टॉपिक रहेंगे। ठीक है, एक ही क्लास हो सकती है। ठीक है, इसी क्लासेस में मैंने कोशिश करें कि आपके सारे क्वेश्चंस में कवर करा दूं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो बार बार आए हुए हैं। और आपने देखा मर्चेंडाइजिंग, बाइंग, बस यही है। इसी टॉपिक में से कुछ ना कुछ पूछता है, उठता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है इसी में से उठाया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मर्चेंडाइज प्लान। तो सबसे पहले ये करती हूँ, मर्चेंडाइजिंग प्लान क्या होता है, बताइए मर्चेंडाइजिंग प्लान क्या होता है, क्या समझते हैं आप मर्चेंडाइजिंग प्लान से। एक स्ट्रेटजी है, एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट है जो कि यूज़ किया जाता है किसके द्वारा, रिटेलर्स के द्वारा। ठीक है, या फिर जितने भी हमारे मर्चेंडाइजर्स होते हैं उनके द्वारा। एक दोबारा से समझो, एक जो हमारा मर्चेंडाइज प्लान है वो एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट है जो 2 लोग यूज़ करते हैं। एक तो रिटेलर यूज़ करते हैं और एक कौन यूज़ करते हैं, मर्चेंडाइजर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या इंश्योर करने के लिए, क्यों यूज़ किया जाता है। अब इसका रीज़न ये है कि अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, जितने भी रिटेलर्स हैं, जितने भी मर्चेंडाइजर्स हैं, जितना उनका प्रोडक्ट है, सही प्रोडक्ट को सही समय पर, सही क्वांटिटी पे, सही समय पर और सही जगह, ठीक है, और साथ ही साथ सही प्राइस पर, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमर तक पहुंचाना, ये आपका क्या कहलाता है, मर्चेंडाइज प्लान कहलाता है। दोबारा से समझो, मर्चेंडाइज प्लान कौन यूज़ करता है, रिटेलर्स और मर्चेंडाइजर्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी उनके पास प्रोडक्ट है, एक सही प्रोडक्ट, सही जगह,
सही समय पर, सही प्राइस पर, सही कस्टमर्स तक, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग सही। अगर कस्टमर डिमांड कर रहा है तो सही कस्टमर है, क्योंकि उसको चाहिए। क्वालिटी सही होनी चाहिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी सही होनी चाहिए, कस्टमर तक पहुंचा देना। साथ ही साथ एक और चीज़, कस्टमर की डिमांड भी फुलफिल करनी है, यानी कि अपनी तरफ से सप्लाई भी करनी है, ठीक है। और जब आप एज अ रिटेलर, एज अ मर्चेंडाइजर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। अपने प्रॉफिट को भी क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, इसीलिए किया जाता है मर्चेंडाइज प्लान। समझ गए। अब इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड करेंगे। देखो, फोरकास्टिंग, फ्यूचर की सेल को फोरकास्ट कर लेते हैं, बजट वगैरह बनाते हैं, मर्चेंडाइज को सिलेक्ट करते हैं, हमारी क्वांटिटीज़ को डिसाइड करते हैं, हम टाइमिंग को डिसाइड करते हैं, परचेज का टाइमिंग देखते हैं, ठीक है, कि किस समय, लाइक होली के टाइम पर आप दिवाली के पटाखे तो नहीं फोड़ सकते क्या, फोड़ तो लेते हैं, लेकिन आपको मिलेंगे नहीं किसी मार्केट में, ठीक है, क्योंकि किसी भी मर्चेंडाइज ने, किसी ने भी रिटेलर ने नहीं रखे होंगे। आपके पास जो घर में पड़े होते हैं, आप वो पटाखे तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्या आपको होली के टाइम, वैसे होली के टाइम पे कौन यूज़ करता है पटाखों को, होली के टाइम पे क्या यूज़ किए जाते हैं, कलर। आपको हर एक शॉप पे क्या मिलता है, कलर्स ही मिलते हैं, है ना। और दिवाली के टाइम पे कलर नहीं मिलेंगे आपको, रंगोली के कलर मिल सकते हैं, लेकिन आपको रंग गुलाल वगैरह नहीं मिलते हैं होली वाले, है ना। चलो, अब यहाँ पर मर्चेंडाइज प्लान के हम यहाँ पर एलिमेंट्स डाल लेते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, पहला है सेल्स फोरकास्ट। फ्यूचर सेल को हमने प्रिडिक्ट कर लिया। किस पर प्रिडिक्ट करेंगे हम, या तो हमारे पास जो पास्ट का डेटा है, हमारी पास्ट की जो सेल रही है, ठीक है, उसके बेसिस पर, या फिर मार्केट ट्रेंड के बेस पर, कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको क्या चाहिए, उन लोगों की क्या डिमांड है, क्या प्रेफरेंस है, क्या नीड है, उसके बेस पर हम अपनी सेल को फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर इन्वेंट्री प्लानिंग। इन्वेंट्री प्लानिंग का यहाँ पर देखो, इस तरीके से समझो, इन मतलब होता है अंदर, यानी कि बिजनेस के अंदर के जितना भी हम कहेंगे मटेरियल होता है, स्टॉक वगैरह होता है, उसको किस प्रकार से यूज करना है, ठीक है। लेबर है, लेबर के साथ साथ क्या है हमारे पास, लेबर के साथ साथ क्या है हमारे पास, यहाँ पर रॉ मटेरियल वगैरह है, कैपिटल वगैरह है, उन सभी को यूज़ करके, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका बहुत ज़्यादा स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होता है किसमें, इन्वेंट्री प्लानिंग। इसकी भी प्लानिंग करनी है, कितना स्टॉक रखना है, कितना स्टॉक नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद असॉर्टमेंट प्लानिंग। असॉर्टमेंट प्लानिंग यानी कि हम कौन सा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं उसकी वैरायटी क्या है, वैरायटी को चूज करो, उसकी कैटेगरी को यूज करो, वही प्रोडक्ट आपने क्या करना है, ऑफर करना है। और ये कैसे पता लगेगा, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो, ठीक है। फिर ओपन टू बाय। ये ओपन टू बाय वैसे अभी हम पढ़ेंगे, बट एक बार ऊपर से जान लेते हैं। ओपन टू बाय का मतलब है बजट बनाना, कि कितना हम पैसा क्या कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं अपने किसी भी न्यू स्टॉक पे। ओपन टू बाय का मतलब है कि अब हमें एक न्यू प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, या फिर और ज़्यादा डिमांड चल रही, सप्लाई करनी है, अब प्रोडक्ट खत्म हो गया तो बनाने के लिए तो चाहिए, ठीक है। तो अब उस नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए पूरा का पूरा बजट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बजट में बनाएंगे तो देखेंगे कितना पैसा हमें वहाँ पर खर्च करना है, ठीक है। वही आपका क्या कहलाता है, ओपन टू बाय कहलाता है। फिर आता है यहाँ पर टाइमिंग। टाइमिंग देखो, वही आ गया आपका शेड्यूल बनाना, कब खरीदना है, कब रिसीव करना है, ठीक है। उसके बाद एट द एंड हमारा प्रॉफिट आ जाता है, कि भाई हमें बिजनेसमैन है, रिटेलर हो, मर्चेंडाइजर हो, ठीक है, वो बिजनेसमैन कहला रहा है, अब वो प्रॉफिट तो करेगा एट द एंड, तभी वो बिजनेसमैन है, प्रॉफिट तो वो करेगा। वो कैसा प्राइस रखेगा जिसमें कि कस्टमर्स भी खुश हो जाएं और उसको भी उसका जो प्रॉफिट है बिजनेस का या फिर बिजनेसमैन का वो भी मैक्सिमाइज हो, ठीक है। समझ गए यहाँ पर क्या होता है मर्चेंडाइज और मर्चेंडाइज प्लान, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ पर आ जाते हैं अब मर्चेंडाइजिंग चेंज देखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है यहाँ पर ट्रेडिशनल रोल। यहाँ पे मर्चेंडाइजर्स कैसे थे, बहुत सिंपल से ट्रेडर्स थे, या फिर हम कह सकते हैं वो मिडल मैन थे। वो मिडल मैन, देखो मिडल मैन कौन होता है, कंपनी और कस्टमर के बीच का व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर एक है, कोई दो दूसरा व्यक्ति है, कोई तीसरा व्यक्ति है। हमारी वन क्या है, हमारी कंपनी हो गई, दूसरा हमारा यहाँ पर मिडल मैन रिटेलर या फिर मर्चेंडाइजर हो गया, तीसरा हो गया हमारा कस्टमर। अब कंपनी जो है कस्टमर्स तक डायरेक्ट वस्तु को नहीं पहुँचाती है, वो जो कंपनी है वो इसकी मदद लेती है, वो मिडल मैन का यूज़ करती है, मिडल मैन कस्टमर तक चीज़ों को पहुँचाता है। तो सिंपल सा ट्रेडिशनली हम कह सकते हैं उस समय में क्या होता था
कि वो एक सिंपल ट्रेडर या फिर मिडल मैन हुआ करते थे जो कंपनी से गुड्स और सर्विसेज को उठाते थे और किस तक पहुंचाते थे, कंज्यूमर्स तक पहुंचाते थे, ठीक है। और फोकस किस पे किया जाता था, या फिर कह सकते हैं वो एक कैश ट्रेड होता था या फिर बार्टर सिस्टम होता था। कैश क्या होता था, मनी का यूज करना, और बार्टर क्या, वस्तु के बदले वस्तु वाला, ठीक है। चलो फिर आता है यहाँ पर, अब यहाँ पर आई इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, ठीक है। जब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आई, हम कह सकते हैं उस रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था ट्रेडर्स पर और मिडलमैन पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुड्स भर चुकी थी, अवेलेबल लोगों को मिलने लगी थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज तैयार हो गई ना, फैक्ट्री वगैरह खड़ी हो गई, तैयार हो गई, तो लेबर जितने भी हम कह सकते हैं बेरोजगारी थी, लोगों को काम मिलने लगा। अब लोगों ने क्या करनी शुरू कर दी, प्रोडक्टिविटी शुरू कर दी। प्रोडक्टिविटी शुरू हो गई तो जाहिर सी बात है गुड्स और सर्विसेज बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगी थी। यहाँ पर अब मर्चेंडाइजर्स जो थे, ठीक है, वो एक लार्ज इन्वेंट्रीज बन गए थे, ठीक है, और मार्केट को ग्रो कर रहे थे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कंपनी और कस्टमर के बीच में तीसरा व्यक्ति होता है वो मिडल मैन होता है। मिडल मैन ही क्या बन गया, इन्वेंट्री बन गया, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा स्टॉक है। इन्वेंट्री भी बताया, इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री सिस्टम या फिर इन्वेंट्री प्लानिंग, जिस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है, यानी कि वो सप्लाई कर सकता है। मार्केट की डिमांड है, उस समय में क्या होती थी, मार्केट की डिमांड भी होती थी, क्योंकि वस्तु मिलती नहीं थी लोगों को, तो लोगों की डिमांड थी नहीं, और रिवॉल्यूशन आया था इंडस्ट्री में, तो नई नई चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था, लोगों को चस्का था, लोगों को हम कह सकते हैं जब कोई भी नई चीज़ आती है तो हम सभी का मन करता है उसको देखें, उसको यूज़ करें, उसको परचेज करें, ठीक है, उसका यूज़ करें, कंजप्शन करें। तो वही सीन था कि वहाँ पर डिमांड भी हो रही थी और मार्केट क्या हो रही थी, एक तरह से स्टैंड ले रही थी, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न मर्चेंडाइजिंग, अब यहाँ पर आई मॉडर्न मर्चेंडाइजिंग, यानी कि आज का समय होता है हमारा एक स्ट्रेटेजिक प्लानर, ठीक है। एक मर्चेंडाइजर क्या कहलाता है, एक स्ट्रेटेजिक प्लानर कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग के बारे में, जिसमें वो क्या करते हैं, डिस्प्ले वगैरह शो करते हैं, प्राइस रखते हैं चीज़ों का, ठीक है, और राइट टाइम पर राइट कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। यही क्या होता है, हमारा मॉडर्न मर्चेंडाइजिंग होता है, जिसमें क्या क्या यूज़ करते हैं मर्चेंडाइजर्स, डेटा को यूज़ करते हैं, यानी कि पास्ट डेटा क्या रहा है, ठीक है, मार्केट ट्रेंड को यूज़ करेंगे, कस्टमर के क्या क्या फीडबैक्स है, इन सभी को यूज़ करके इंफॉर्मेशन बनाते हैं और प्रोडक्ट को बेचते हैं, जो कि आपका आज का समय है, ठीक है। मॉडर्न मर्चेंडाइजिंग है या फिर डिजिटल मर्चेंडाइजिंग है, ठीक है। फिर आती है टेक्नोलॉजिकल, अब यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को यूज़ करने लगे, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में सिर्फ एआई लिखना, ठीक है, हमने क्या शुरू कर दिया, अब एआई टूल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया मर्चेंडाइजिंग में, ठीक है। डिस्प्ले आता है, डिस्प्ले को यूज़ करते हैं, स्क्रीन को यूज़ करते हैं, ठीक है, जब किसी वस्तु का हमें प्रचार वगैरह करना होता है, वस्तु को प्रमोट करना होता है, ठीक है, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर लास्ट आपका ई कॉमर्स एरा। ई कॉमर्स का यहाँ पर ई मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एरा, यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास दोनों प्लेटफॉर्म है। दोनों कौन से, एक तो हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है और दूसरा हमारे पास फिजिकल भी है, यानी कि आप शॉप पर भी जा सकते हो। एक कस्टमर क्या कर सकता है, एक मर्चेंडाइजर क्या कर सकता है, वो शॉप पर भी फिजिकली मीट कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, प्रोडक्ट को खरीद बेच सकते हैं, और साथ ही साथ डिजिटल, यानी कि हम सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशंस हैं लाइक अमेजोन, मीशो, उसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, वस्तु को खरीदा और बेचा जा सकता है। जो हमारा कौन सा आ रहा है, हम लोग अभी भी करते हैं, ऑनलाइन घर बैठे बिठाए चीज़ों को मंगा लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, हमारे घर बैठे बिठाई आ जाती है कभी भी किसी भी टाइम 24/7, ठीक है। ये होता है हमारा ई कॉमर्स एरा, ठीक है। ये रही है हमारी हिस्ट्री किसकी, मर्चेंडाइजिंग की, ट्रेडिशनल से लेकर के अब तक ई कॉमर्स एरा तक। समझ में आ गई, समझ गए। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं अब।
ये तो हमने पढ़ लिया, मर्चेंडाइजिंग प्लान समझ लिया। अब यहाँ पर है हमारा ये ओपन टू बाय। ये ओपन टू बाय मैंने अभी आपको करवाया था, बताया था, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। ओपन टू बाय का मतलब एक हमारा क्रूशियल फाइनेंशियल टूल है जिसे यूज़ किया जाता है मर्चेंडाइज प्लानिंग प्रोसेस में, हमने अभी पढ़ा। यानी कि उस मनी के अमाउंट को यूज़ करना जब हमें पता है कि हमें क्या करना है, मर्चेंडाइजर्स को, रिटेलर्स को पता है कि अब उन्हें दोबारा से प्रोडक्टिविटी करनी है, ठीक है, दोबारा प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट को, तो कितना पैसा, एक बजट बनाएंगे, कितना जो मनी का अमाउंट है वो लगाना होता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी में एक स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है। वही आपका क्या कहलाता है, ओपन टू बाय सिस्टम कहलाता है, जहाँ पर हमारा स्टॉक जो है वो अंडर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, ओवर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई करनी है, एक्स्ट्रा एक भी यूनिट हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं बचनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ मनी जो है, मनी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है, या फिर मनी को वेस्ट नहीं करना है फिजूल में, ठीक है, जितनी ज़रूरत है, बजट भी लिमिट रखना है, पैसा भी लिमिट रखना है, और हमारा जो स्टॉक है ना वो ओवर हो ना ही वो अंडर स्टॉक हो, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल हो जाता है, जाहिर सी बात है, जब अभी मैंने आपको बताया कंट्रोल, जो हमारा स्टॉक होगा ना वो ओवर होगा ना वो अंडर होगा, तो इन्वेंट्री कंट्रोल अपने आप ही रहने वाली है, ठीक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, हमने बोला अभी यहाँ पर हम बजट बनाएंगे, बजट क्या रखेंगे, पैसा क्या रखेंगे, पैसे का अमाउंट कितना रखेंगे, लिमिट में रखेंगे, तो बजट तो डिसिप्लिन में रहेगा ही, फाइनेंशियली डिसिप्लिन में रहने वाला है एक मर्चेंडाइजर या फिर एक रिटेलर, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैश फ्लो नहीं होगा, पैसों की बचत होगी, और क्या करेगा, प्रॉफिट करेगा, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, OTB क्या होता है, वो अलाउ करता है रिटेलर्स को कि बहुत जल्दी, जैसे मार्केट में चेंज आता है ना, उस मार्केट चेंज के अकॉर्डिंग फटाफट से वो भी क्या हो, थोड़ा बहुत चेंज लेकर के आए बहुत जल्दी से, कंज्यूमर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी उसे चेंज लाना है, ठीक है। सडनली क्या हो जाता है, मार्केट में, इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा घट जाती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक रिटेलर, एक मर्चेंडाइजर कैसा होना चाहिए, बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए और बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस मार्कडाउन्स, देखो फिर से आया यहाँ पर ये मार्कडाउन्स। मार्कडाउन्स क्या होता है, अब आप कहोगे क्या समझते हैं, तो ये मैं अच्छे से जब पढ़ेंगे उस क्वेश्चन में तब बताऊंगी, ठीक है। फिर है यहाँ पर बेटर वेंडर नेगोशिएशन, यानी कि हमें यहाँ पर पता है, ठीक है, हम अपने सप्लायर्स के साथ, जो हमारे सप्लायर्स हैं, या फिर हाँ सप्लायर्स ही कह सकते हैं क्योंकि ये मिडल मैन तो ये खुद ही हैं, ठीक है। सप्लायर्स वो जो कस्टमर तक, छोटी छोटी शॉप्स तक वस्तुओं को पहुंचाएंगे, उनसे क्या करना है, अब हमें नेगोशिएशन करना है, ठीक है। तो हम अपने सप्लायर्स के साथ नेगोशिएशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, शेड्यूल के साथ, ताकि बहुत ज़्यादा जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई भी फुलफिल हो जाए, और क्या हो, सप्लायर्स को भी, रिटेलर्स को भी क्या हो, सब, अब एक रिटेलर है वो सप्लायर की तो नहीं सोचेगा, ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि नेगोशिएशन वगैरह होगा तो कहीं ना कहीं सप्लायर भी अपना अर्न कर रहा होगा और जो हमारा रिटेलर है वो भी अर्न करेगा, ठीक है। तो दोनों को क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। ये होता है हमारा बेटर वेंडर नेगोशिएशन, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया OTB सिस्टम, ठीक है। आज की क्लास में मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अब यहाँ आता है हमारा बाइंग बिहेवियर ऑफ रिटेलर्स। चलो रिटेलर्स आ गए। बाइंग बिहेवियर क्या होता है, सीधा सीधा सा एक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एक डिसीजन मेकिंग पैटर्न है, प्रेफरेंसेस है, स्ट्रेटजीज है, ठीक है, रिटेलर्स की, जो रिटेलर्स फॉलो करते हैं, ठीक है, गुड्स को परचेज करने के लिए फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और सप्लायर्स टू सेल इन देयर स्टोर्स। क्या समझे, यहाँ पर कस्टमर का बिहेवियर नहीं है, यहाँ पर बिहेवियर किसका है, हम बात कर रहे हैं रिटेलर्स के बिहेवियर की। तो रिटेलर एक ऐसा डिसीजन मेक करते हैं जिससे कि क्या होता है, हम कहें जिससे भी वो ले रहे हैं, लाइक हमारे सीधा वो एक फैक्ट्री से सामान उठा रहे हैं, ठीक है, एक होलसेलर से सामान ले रहे हैं, या फिर वो सप्लायर से सप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है, उन्हें तो अपने स्टोर में चीज़ों को बेचना है, अपने आसपास मोहल्ले पड़ोस में चीज़ों को बेचना है, ठीक है। तो वो क्या डिसीजन मेकिंग करेगा, वो कुछ एक ऐसा पैटर्न बनाएगा जिसमें प्रेफरेंसेस भी हो, कस्टमर के डिमांड भी हो, प्राइस भी बेटर हो, स्ट्रेटजीज भी हो, जिसके ज़रिए हम क्या कह सकते हैं कि वो अपना
फिर से वही आती है, यहाँ पर एक ही चीज़ आती है, वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, वो एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाता है, एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे कि क्या हो, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और प्रोडक्ट को वो वस्तुओं तक बेच सके। ठीक है, समझ गए? वस्तु बिक जाएंगी, वही होता है हमारा क्या, बाइंग बिहेवियर ऑफ रिटेलर्स। ठीक है, और बेचने के लिए सबसे पहला खरीदना ज़रूरी है, और जब वो खरीदेगा तो किससे खरीदेगा, होलसेलर से, सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी कंपनी से, किसी भी फर्म से। ठीक है, अब वहाँ से खरीदने के लिए वो स्ट्रेटजीज बनाता है। ठीक है, कंज्यूमर की डिमांड वगैरह देखता है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस वगैरह देखता है, मार्केट ट्रेंड को देखता है, तब जा करके वो एक डिसीजन मेक करता है, और उसी डिसीजन मेक को हम यहाँ पर, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बाइंग बिहेवियर ऑफ रिटेलर। ठीक है, अब यहाँ पर उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमारा आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। भाई प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा, किसके बेस पर करेगा, कस्टमर की डिमांड, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट में क्या यूनिक है, ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा मार्केट में, यानी कि वो प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा यूनिक होगा, तो वो सारी चीज़ें चेक करेगा और अपने कस्टमर्स को टारगेट करेगा, ऑडियंस को क्या करेगा, टारगेट करेगा कि कस्टमर क्या हो, अट्रैक्ट हो और उस वस्तु को परचेज करे। कुछ ऐसा प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा कौन, रिटेलर। ठीक है, फिर आ जाती है यहाँ पर हमारी प्राइस सेंसिटिविटी। अब प्राइस सेंसिटिविटी का यहाँ पे दो ही मतलब है हमारे पास, एक तो होता है हमारा प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, हर एक रिटेलर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, मैंने अभी आपको बताया। दूसरा होता है यहाँ पर हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइस, प्राइस को इस हिसाब से रखना है वस्तु का कि ना ही उसको लॉस हो। ठीक है, क्यों, अगर लॉस कैसे हो सकता है, बहुत प्राइस कम कर देगा, कंपटीशन में जो चल रहा है उसके आसपास के जो स्टोर्स हैं उन्होंने, मान लो उन्होंने वस्तु का प्राइस रखा हुआ है 20 रुपये, अब ये रख देता है 10 रुपये, तो ये लॉस में चला जाएगा। ठीक है, वहीं अगर प्राइस तो हमारा 20 रुपये ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ज़्यादा कमाना है, इसको ज़्यादा मार्जिन कर चाहिए प्रॉफिट का, तो ये 30 रुपये रख देता है, तो भी यहाँ पर कोई नहीं खरीदेगा। 10 रुपये में बेचेगा, 10 रुपये में सब कुछ खरीद लेंगे, डिमांड जो होगी 10 रुपये में इसके पास ज़्यादा होगी, लेकिन ये लॉस में चला जाएगा। वहीं अगर ये 30 रुपये में वस्तु को बेचता है तो इसका प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं करेगा, इसको क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या पता चला कि कॉम्पिटिटिव प्राइस 20 रुपये ही है, कॉम्पिटिटिव प्राइस, पैसे तो इतने ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्राइस सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है, सप्लायर रिलायबिलिटी, क्या होता है सप्लायर रिलायबिलिटी, जो यहाँ पर रिटेलर्स हैं वो किससे खरीदना पसंद करते हैं, सप्लायर से या फिर हमारे होलसेलर से या फिर किसी भी अदर फैक्ट्री फर्म वगैरह से। ठीक है, अब उससे खरीद रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, वो कंपनी, वो फैक्ट्री बहुत ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। ठीक है, वो लायबल हो, वो रिस्पॉन्सिबल हो कि अगर कुछ टूट फूट होती है, वस्तु जो है कार्टून के अंदर से, पैकेट के अंदर से कुछ खराब निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि वो वापस रिटर्न कर ले, वापस चला जाए। ठीक है, क्वालिटी सारी चीज़ें अच्छी हो, क्वांटिटी जैसी बताई गई हो बिल्कुल वैसा ही हो, प्राइस उसके अकॉर्डिंग हो, कुछ ज़्यादा चार्जेस ना हो। ठीक है, और डिलीवरी टाइम पर जाए, ये सारी चीज़ें किस में आती है, सप्लायर एक रिटेलर के लिए बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। कंज्यूमर प्रेफरेंस, देखो कंज्यूमर प्रेफरेंस आ गई, वही सारी चीज़ें, सीजनल डिमांड, कस्टमर का फीडबैक वगैरह, क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है कस्टमर, डिमांड करता है, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस भी मैटर करती है। उसके बाद लास्ट आता है यहाँ पर आपका ब्रांड रेपुटेशन। क्या आता है, ब्रांड रेपुटेशन। ब्रांड रेपुटेशन क्या होता है, यानी कि उसी ब्रांड की डिमांड चल रही है, देखो जिसकी रेपुटेशन है, जिसकी इमेज है। ठीक है, हम लोग उसी चीज़ की डिमांड करते हैं जो जिसकी रेपुटेशन होती है, जिसकी इमेज होती है। तो ब्रांड की हम कह सकते हैं रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि रिटेलर्स के द्वारा परचेज किया गया, रिटेलर्स भी वही वस्तु परचेज करेगा, वही गुड को परचेज करेगा जिसकी इमेज, जिसकी ब्रांड होगी। ठीक है, ये होता है हमारा किस में, ब्रांड रेपुटेशन में। ठीक है, समझ गए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, बताओ। चलो, हमारी क्लास के अब ये 2 क्वेश्चन रह गए, कंट्रीब्यूशन और एक क्या रह गया हमारा, मार्क डाउन। ठीक है, इसे करते हैं एंड देन क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, चलो, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट, इट इज यूज्ड
cover fixed cost and any remaining amount contributes to profit. कंट्रीब्यूशन कहलाता है। कुछ समझे जो मैंने पढ़ा? देखो अब देखना है यहाँ पर, कोई एक चीज़ रिटेलर ने 100 रुपये की खरीदी है, 100 रुपये की खरीदने के बाद उसने 120 रुपये की क्या कर दी, वो बेच दी। अगर आप 120 में से 100 रुपये माइनस कर दोगे, माइनस करने से यहाँ पर 20 रुपये बचेंगे, ठीक है। अब उसने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी थी, तो वो प्रोडक्ट का डिलीवर वगैरह हुआ था, ठीक है, क्वालिटी थी, क्वांटिटी थी, कुछ हम कह सकते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ पैसा दिया होगा, तो उसने अब क्या करना है, 100 रुपये में खरीद लिया। अब उसे प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है, तो कितने रुपए बचे उसके पास, ये 20 रुपये बचे। 20 रुपये क्या कह देंगे हम, सीधा सीधा सा 20 रुपये हम यहाँ पर क्या कह देंगे, 20 रुपये में से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो 15 रुपये हैं, 15 रुपये की बाकी की सारी चीज़ें, बिल वगैरह देगा, स्टोर का रेंट वगैरह देखा, ठीक है, कुछ क्वालिटी क्वांटिटी में कुछ डिफरेंस वगैरह होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद एक हमारे जो रिटेलर है उसके पास रह गए 5 रुपये। वो जो 5 रुपये है ना, वो 5 रुपये क्या कहलाएंगे, प्रॉफिट कहलाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर कमा रहा है। रिटेलर को अब कहीं नहीं देने हैं वो पैसे, वो 5 रुपये क्या कहलाते हैं, हमारे प्रॉफिट कहलाते हैं। अब कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या कह रहा है, देखो कंट्रीब्यूशन सीधा सीधा सा मनी का वही अमाउंट है, मनी का वही अमाउंट है जिसमें से हमें सेल्स वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है, साथ ही साथ क्या करनी है, वेरिएबल कॉस्ट को भी उसमें से माइनस करना है। यानी कि 120 रुपये में से हमने बेच दिया ना प्रोडक्ट, 120 रुपये में से मैंने सारी चीज़ें माइनस कर दी। माइनस करने के बाद वो सारी की सारी चीज़ें कितने थी, 15 रुपये की थी, और 5 रुपये मेरे पास रह गए। वो 5 रुपये भी मैंने क्या करे, निकाल लिए अपने सेल्स रिवेन्यू में से, और वो 5 रुपये मेरे क्या कहलाए, प्रॉफिट कहलाए। यही आपका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। एक तरह से आप क्या समझ सकते हो, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू क्या, सेल्स रिवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है, फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है, और बाकी का जो बचा कुचा रह जाएगा वो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, जो मैंने भी आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन हम पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, यानी कि हम पर यूनिट चीज़ बेचेंगे, ठीक है। एक यूनिट मैंने कितने की बेच दी, 10 रुपये की बेच दी, ठीक है, और उसमें कुछ उसका वेरिएबल कॉस्ट भी होगा, उसको मैं माइनस कर दूंगी, ठीक है, तब जा करके क्या निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी कि एक वस्तु को बेच लेने से, ठीक है, और सारा वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद उस एक वस्तु पे कितना मार्जिन बचता है, कितना प्रॉफिट बचता है, उसे निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हो पर यूनिट फार्मूला को, ठीक है। 2 फॉर्मूले हैं, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो लिख करके आना, ठीक है, फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले को। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट, अब प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है। कवर फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने वाला है। फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होती है, रेंट, सैलरीज और यूटिलिटीज़। रेंट देगा, बिल देगा, ठीक है, जो उसके पास काम करता है उसको सैलरी देगा, ये सारी चीज़ें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में आ गई। ये तो जानी ही जानी है, चाहे बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे या फिर ना करे, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। हेल्प इन ब्रेकडाउन इवन एनालिसिस, ब्रेकडाउन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाती है किसके, बताओ, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाती है, यहाँ पर सीधा सा है, हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो इक्वल हो जाती है TR के, ठीक है। T मतलब टोटल, C मतलब कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इकोनॉमी वगैरह पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी हो तो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, ये प्रॉफिट, ये फॉर्मूला लिख करके आना। ब्रेक इवन एनालिसिस यही होता है जहाँ पर टोटल कॉस्ट टोटल रिवेन्यू के इक्वल हो जाती है। यानी कि यहाँ पर 100 इक्वल्स टू क्या हो गया है, हमारा 100 हो गया है, ठीक है। जहाँ पर हमारा कोई क्या है, प्रॉफिट भी हमने अर्न नहीं करा है, ना ही हमारी क्या है, हमने कॉस्ट भी निकाल ली है। 100 रुपये इक्वल्स टू 100 रुपये, 100 रुपये की मैंने कॉस्ट वगैरह लगाई थी, वस्तु वगैरह खरीदी थी, और मैंने 100 रुपये ही क्या किए, उस वस्तु को बेच करके कमा लिए, तो मेरा यहाँ पर कोई रिवेन्यू तो नहीं है, और मैंने क्या कर दिया, अपनी कॉस्ट को भी कवर कर दिया। यही क्या होती है, मेरी ब्रेक इवन एनालिसिस होती है, ठीक है। चलो, ना ही कोई प्रॉफिट है यानी कि, और ना ही मेरे को कोई लॉस हो रहा है, मैं कॉस्ट भी निकाल सकती हूँ और मेरे को कोई प्रॉफिट तो अभी है ही नहीं। ये रहा आपका यहाँ पर फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को भी रट लो, लिख लो, ठीक है। असिस्ट इन प्राइस डिसाइडिंग, प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रॉफिट प्लानिंग करता है, साथ ही साथ प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करने में भी हेल्प करता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जिसमें हेल्प करता है, ठीक है।
प्राइस को डिसाइड करेगा कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि अब एक बिजनेसमैन को कितना प्राइस सेट करना चाहिए जिससे कि क्या हो जाए, उसकी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और साथ ही साथ उसका प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। और हमारा जो कस्टमर है वो भी क्या रहे, हमारे लिए लॉयल रहे, यानी कि हमसे ही आकर के दोबारा परचेज करे, उसकी वो डिमांड हमसे ही करे, ठीक है। हमारा कस्टमर सीधा सीधा सा रिटेलर चाहता है कि वो हमसे बना रहे, ठीक। प्रॉफिट प्लानिंग, जितना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, कंट्रीब्यूशन का मतलब प्रॉफिट निकाला था लास्ट में, जितना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उतना ही रिटेलर क्या करेगा, प्रॉफिट को अचीव करेगा, उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ प्रोडक्ट एवेल्यूएट, जो कि लास्ट रह गया है हमारा, हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी अलग अलग आइटम्स होती हैं, उन आइटम से हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, मैक्सिमाइज करना होता है प्रॉफिट, तो उसमें हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना, कंपैरिजन करना कि अलग अलग प्रोडक्ट में से कौन कौन सी आइटम्स को चूज़ करें जो हमें ज़्यादा क्या देंगी, प्रॉफिट करवाएंगी, ठीक है। उसमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। चलो, ये क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस और प्रॉफिट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। चलो, अब एक आता है यहाँ पर आपका मार्कडाउन्स, ठीक है। मार्कडाउन क्या होता है, जो अभी मैंने एक छुड़वा दिया था पॉइंट, मार्कडाउन बहुत अच्छे से समझना। मार्कडाउन यानी कि रिडक्शन इन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या समझे आप, क्या समझे आप, मार्कडाउन क्या रेफर कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है किसमें, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में। अब यहाँ पर सीधा सीधा सा मार्कडाउन हेल्प कर रहा होता है, एनकरेज कर रहा होता है सेल्स में, ठीक है, या फिर जो मार्कडाउन है वो बताता है रिटेलर्स को कि जो उनके पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब जो उनके पास स्टॉक है उसको क्लियर कर दो, ठीक है, उसको क्लियर कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ मार्केट में जो कंपटीशन है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है मार्कडाउन, समझ गए क्या होता है मार्कडाउन। अगर यहाँ से समझो, यहाँ से नहीं समझो तो यहाँ से समझो, लेकिन ये जो लाइन है ना जिसे मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिखा है, इसको याद करना। मार्क डाउन का मतलब रिडक्शन इन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, जो ओरिजिनल हमारे पास सेलिंग प्राइस है उसमें से क्या कर देना, रिडक्शन करना, वही क्या होता है, मार्क डाउन कहलाता है। यानी कि सीधा सीधा सा डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस एंड द रिड्यूस सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मार्कडाउन कहलाता है। एक तरह से समझे, हमारा यहाँ पर मार्कडाउन क्या है, मार्कडाउन इक्वल्स टू हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना रखा है हमने, मान लेते हैं हमने रखा है 500 रुपये। 500 रुपये में से माइनस करके कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर भी तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे करता है प्राइस को, करता है नहीं करता है। अब कस्टमर ने क्या बोला कि 450, 450 पे भी नहीं, कस्टमर है भाई, कस्टमर बहुत कम कर देता है, 300 रुपये भी। अगर आंटी आ जाती है ना बहुत, तो आंटी तो 300 रुपये 250 रुपये में भी ले जाती है चीज़ों को। तो 500 रुपये में से 300 माइनस करोगे तो यहाँ पर 200 रुपये आया। ये 200 रुपये आपका क्या कहलाएगा, ये 200 रुपये आपका कहलाएगा मार्कडाउन, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, 500 रुपये, जो 500 रुपये रियल सेलिंग प्राइस था, ओरिजिनल हमने सेलिंग प्राइस रखा था, उसमें से रिड्यूस किए हुए सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 200 रुपये आया। वो 200 रुपये आपका क्या कहलाएगा, मार्क डाउन प्राइस कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आप मार्क डाउन को समझ सकते हो और ये आपको याद रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्टॉक होता है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। सेल्स वॉल्यूम में क्या होती है, इंक्रीजमेंट होती है, ठीक है। ओवरऑल सेल्स में क्या होती है, इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है। कंपटीशन का रिस्पॉन्ड, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है, यहाँ पर हमारा जो मार्कडाउन है वो हेल्प करता है कि या तो हम कॉम्पिटिटर्स को बीट कर दे, ठीक है, या फिर उनको मैच कर ले, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूविंग कैश फ्लो, कैश फ्लो में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। प्राइसिंग एड्स जो होते हैं वो करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, मार्कडाउन्स की वजह से जो सेल होती है, सेल का प्रमोशन होता है, ठीक है। एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा होता है और आपने देखा होगा एंड ऑफ सीजन सेल में क्या होता है, मार्कडाउन एक तरह से, जो मैंने अभी आपको बताया कि आंटी आकर के पैसा कम कर देगी, एक तरह से आप समझ सकते हो मार्कडाउन क्या होता है कि मार्कडाउन में जब कस्टमर्स क्या कर रहे होते हैं, कस्टमर्स नहीं, रिटेलर्स क्या करते हैं, खुद अपना स्टॉक निकालने के लिए क्या करते हैं, प्राइस को कम कर देते हैं या फिर सेल वगैरह देने लगते हैं, ठीक है, वो आपका होता है मार्कडाउन,
ठीक है, जिसमें आपने सुना होगा, हम बहुत छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, हमारे आसपास आस पड़ोस में गलियों में क्या आते हैं, कोई फ्रूट्स वगैरह बेचने आता है, ठीक है, कोई सब्जी वगैरह बेचने के लिए आता है, तो वहाँ पर जब उनके पास कुछ लास्ट थोड़ा बहुत सब्जी या फिर फ्रूट्स वगैरह रह जाता है तो उसे बहुत सस्ते में बेच जाते हैं, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, मार्कडाउन कहलाता है। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और माफ़ी चाहूँगी क्लास बहुत डिले हो गई और लाइव नहीं हो पाई, ठीक है, लेकिन अब आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम के प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझना और लिख करके आना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।